तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अदर फिक्स्ड चार्जेस। और तो इस टॉपिक को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे इसमें। तो इसे टॉपिक में यहाँ पे बताया गया है कि जो अदर चार्जेस हैं वो फिक्स है यहाँ पे, और किसी एक चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। तो सपोज़ मैं एक केस यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज़ एक लाइन पे यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए, दोनों एक जैसे हैं। सपोज़ ये प्लस Q1 है और सपोज़ यहाँ पे प्लस Q2 है, और ये दोनों चार्जेस अपनी जगह पे फिक्स हैं, कहीं जा नहीं रही है। तो बोथ द चार्जेस आर फिक्स्ड, और कुछ इनके बीच में कुछ गैप होगा। लेट्स से R इज़ द गैप। अब मुझे यहाँ पर एक थर्ड चार्ज को रखना है, और वो थर्ड चार्ज इस तरीके से रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे यहाँ पर। तो अब थर्ड चार्ज पे ये दोनों फोर्सेस लगाएंगे, और ये दोनों अगर फोर्सेस लगाएंगे तो उस पर फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। और फोर्सेस बैलेंस होने का मतलब है कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ फोर्स लगाएगा, ये कुछ फोर्स लगाएगा। तो दो फोर्सेस में इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है जब वो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हों और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल भी लग रहे हों। तो जो थर्ड चार्ज है उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि चार्ज को यहाँ कहीं रख देते हैं, तो चार्ज को अगर आप यहाँ कहीं रखोगे तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ उस डायरेक्शन में लगेगा, उधर की तरफ ऐसे। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इधर लग जाएगा। तो ये कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, किसी न किसी एंगल पर है। तो अगर आप यहाँ कहीं पर भी अगर चार्जेस को रखोगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, और एंगल बनेगा तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो पाएगा। तो ये ऑब्वियस है कि अगर मेरे को फोर्सेस को एक लाइन में लेकर के आना है, अपोजिट करना है, तो अपोजिट करने के लिए इसी लाइन पे थर्ड चार्ज को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जो चार्ज हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उसको इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रखना होगा। और इस लाइन में 3 रीजन्स क्रिएट हो रखे हैं। एक तो इस Q1 के लेफ्ट में, एक Q2 के राइट में रखा जा सकता है, या फिर इनके बीच में कहीं पर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज रखते हो, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखते हो, तो पहली शर्त तो ये है कि फोर्सेस अपोजिट लगने चाहिए, और उसके बाद उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो अगर आप इसके वजह से देखोगे तो ये भी रिपेल करेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो टुवर्ड्स राइट लगेगा, Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी टुवर्ड्स राइट लगेगा यहाँ पे। तो दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लगेंगे तो फिर वो बैलेंस नहीं कर रहे होंगे, तो बैलेंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चार्ज को रखते हो तो ये भी रिपेल करेगा और वो भी रिपेल करेगा, तो ये भी बैलेंस करने वाले सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि फोर्सेज अपोजिट नहीं यहाँ पर। तो फोर्सेज अपोजिट तभी हो पाएंगे जब आप उनको बीच में कहीं ना कहीं रखते हो। तो ये लोकेशन ये चले गए। अगर आप माइनस में रखते हो तो बस फ़र्क ये होगा कि माइनस पर दोनों के फोर्सेज इधर लगने स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। माइनस अगर यहाँ पर रखते हो तो दोनों की वजह से फोर्सेज इधर लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे दोनों यहाँ पर। तो दोनों फोर्सेज अगर एक डायरेक्शन में है तो उनका नेट फिर जीरो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब बीच में रख के देखना पड़ेगा। तो अगर आप बीच में कहीं ना कहीं चार्ज को रखते हो, सपोज अपने चार्ज को यहाँ कहीं पर रखा और लेट से पॉजिटिव चार्ज रखा, सपोज ये कैपिटल Q चार्ज अपने यहाँ पर रख दिया तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F1 रिपल्सिव फोर्स। और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी रिपल्सिव फोर्स। और अगर ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाते हैं, तो फिर इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पर आएगी इसमें। तो सपोज़ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट से यहाँ पर ये R1 के बराबर है, और इससे जो डिस्टेंस है वो सपोज़ R2 के बराबर है। अब आपको जस्ट ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल करना है। अगर आपने नेगेटिव चार्ज भी रखा होता तो फ़र्क क्या होता नेगेटिव चार्ज रखने से, कि इसके वजह से जो फोर्स लगता वो इस डायरेक्शन में लग जाता है अट्रैक्टिव, उसके वजह से जो फोर्स लगता वो उस डायरेक्शन में लग जाता। तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी चार्ज यहाँ पर रख सकते हो, बस हमें मैग्नीट्यूड वाइज इन फोर्सेस को बराबर करने की ज़रूरत है इस लोकेशन को ढूंढने के लिए। तो मैं F1 और F2 जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर लिखूँगा, चाहे वो नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो कुछ भी रखो। नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शंस के लिए हमने जो डायरेक्शंस हैं वो इंडिकेट कर दिए। अब बस मैग्नीट्यूड बराबर करने की देर है। तो F1 F2 बराबर, तो F1 यहाँ पर हो जाएगा KQ1Q डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर KQ1, और F2 जो है वो हो जाएगा KQ2Q डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। यहाँ से R1 R2 का एक रेशो आ जाएगा R1 बाई R2, तो R1 बाई R2, और उस केस में Q2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट Q1 बाई रूट Q2। एक तरीके से ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप चार्ज रखना चाहते हो, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को R1 रेशो R2 में डिवाइड कर रहा है, और वो जो रेशो है वो चार्जेस के स्क्वायर रूट के रेशो में आ रहा है। तो R1 रेशो R2 इज़ इक्वल टू
रूट Q1 रेशो Q2 in the ratio of square root of charges. तो अगर हमें रेशो में डिवाइड करना आता है तो डायरेक्टली हम यहीं से आंसर लिख सकते हैं, या फिर हम दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो है वो R के बराबर है। तो R1 R2 में एक इक्वेशन ये, एक दूसरी इक्वेशन ये, इनसे R1 R2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। या फिर रेशो हमें डायरेक्टली भी लिखना आना चाहिए, तो R1 जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ऊपर रूट Q1 आएगा, ठीक है, रेशो का ऊपर वाला पार्ट, और नीचे क्या होता है कि दोनों यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, तो ये रूट Q1 प्लस रूट Q2 हो जाएगा। और ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर आप जो टोटल डिस्टेंस है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप R2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऊपर रूट Q2 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर हो जाएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाइड विथ R। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसमें ये जो Q है ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब आप Q कितना रख रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। बस मैटर यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको सही लोकेशन पे उसको रखना होगा, बस लोकेशन मैटर करती है। आप चार्ज प्लस रख रहे हो, माइनस रख रहे हो, मैग्नीट्यूड क्या रख रहे हो, दैट डजंट मैटर। आपको इन दोनों चार्जेस के बीच में इस लोकेशन पे चार्ज को रखना होगा। ओनली लोकेशन मैटर्स इन दिस केस। मैग्नीट्यूड आप क्या रख रहे हो, प्लस माइनस क्या रख रहे हो, दैट डजंट मैटर, बस लोकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। और वो लोकेशन कुछ इस तरह की Q1 से R1 डिस्टेंस इतना होना चाहिए, और Q2 से जो R2 डिस्टेंस है वो यहाँ पे इतना होना चाहिए, और जो डिस्टेंसेस का रेशो है वो रूट Q1 बाई रूट Q2 कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो अगर हमें ये रिजल्ट थोड़ा याद रहता है तो उस केस में हम बहुत जल्दी इनके आंसर्स पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज यहाँ पे Q है और दूसरा चार्ज यहाँ पे 4Q है, और मुझे पता करना है कि वो लोकेशन क्या होगी जहाँ पे चार्ज को रखने से उस पर नेट फोर्स यहाँ पे 0 रहे। तो मुझे ये तो आइडिया है कि इन दोनों के केस में मेरे को बीच में कहीं ना कहीं चार्ज को रखना होगा। तो अगर मैं चार्ज को बीच में रखूँगा तो नेट फोर्स बीच में कहीं ना कहीं रखने पे चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ये भी रियलाइज़ होनी चाहिए कि ये उतना ही फोर्स लगा रहा है Q, जो 4Q है वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो Q क्योंकि उतना ही फोर्स लगा रहा है इसका मैग्नीट्यूड कम है, 4Q भी उतना ही फोर्स लगा रहा है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा वाले से डिस्टेंस आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे आपको डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, तभी उतना फोर्स लगेगा। और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। तो जो रेशो यहाँ बनेगा R1 बाई R2 का, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो R1 बाई R2 का जो रेशो बनेगा इनका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर ये 1/2, इस तरीके का रेशो आएगा। तो 1:2 में आपको इसको डिवाइड कर लेना है, और 1:2 में डिवाइड करेंगे तो एक R/3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2R/3, यानी ये डिस्टेंस R/3 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2R/3। और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो चार्ज ज़्यादा है उससे डिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा, जो चार्ज कम है उससे डिस्टेंस भी कम रहेगा, तब जाकर के इस पर फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो पाएंगे। अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हो जाते हैं, सपोज़ अगर ये चार्जेस अगर इक्वल है, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, अगर मान लीजिए अगर दोनों माइनस भी हो जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो जो प्लस प्लस के लिए कर रहे हैं वैसे ही अगर दोनों एक साथ माइनस माइनस के हो जाएं, कहने का मतलब है कि दोनों के साइन एक जैसे हो जाने चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये प्लस क्यू इस तरीके का है तब रेशो ऑब्वियसली कि 1 हो जाएगा, और बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा R/2 डिस्टेंस पे यहाँ से, R/2 डिस्टेंस पे यहाँ से, तब जाके इस पर जो नेट फोर्स है वो यहाँ पर 0 हो पाएगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर इस सरफेस पे ये दो चार्जेस फिक्स हैं प्लस Q एंड प्लस Q, और ये डिस्टेंस इनके बीच में है 2R। जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है अलोंग x एक्सिस बाय डिस्टेंस x। तो डिस्प्लेस करने के बाद में हमें जो भी हो रहा है यहाँ पर उससे बताना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर चार्ज का कैसा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से अगर यहाँ और यहाँ चार्जेस बराबर होते हैं, प्लस क्यू होते हैं या माइनस क्यू भी होते हैं, तो उस केस में मिड पॉइंट पे अगर आप चार्ज रखते हो तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अब वो चार्ज आप कितना रखते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, हमने देखा कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी होता है, तो चार्ज पे नेट फोर्स 0 होता है। तो इक्विलिब्रियम तो होना ही होना है, लेकिन इक्विलिब्रियम हमें पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल हो सकता है, वो अनस्टेबल हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर अब किस नेचर का है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल किस नेचर का है। अगर चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पर ये, और अगर चार्ज यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये तो कन्फर्म है कि इक्विलिब्रियम दोनों में ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, लेकिन होगा किस तरीके का वो हमें यहाँ पर देखना है इसमें। तो पहले मैं यहाँ पर पॉजिटिव के साथ जाता हूँ। सपोज पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसके वजह से लगने वाला फोर्स और इसके वजह से लगने वाला फोर्स बैलेंस हो रहे थे। मैं कुछ नाम देता हूँ। सपोज़ इधर का जो चार्ज है, इधर का चार्ज को मैं बोल देता हूँ कि लेफ़्ट का चार्ज है और ये राइट का चार्ज है। तो लेफ़्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा अब इस पर इधर की तरफ लग रहा है,
दिस इज फोर्स ड्यू टू लेफ्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स, और इसके वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा फोर्स ड्यू टू राइट चार्ज, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ऑब्वियस है कि जब आप थोड़ा इसको इधर की तरफ खिसका दोगे यहाँ पे, तो इसके वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा और इसके वजह से लगने वाला फोर्स घट जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो जो ज़्यादा है वो कौन सा है यहाँ पर, एफ आर अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो उस केस में जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके डिस्प्लेस किया जाए और डिस्प्लेस करने के बाद उस पर नेट फोर्स वापस से उसको इक्विलिब्रियम की तरफ अगर लाना चाहे तो ऐसा फोर्स अगर लगता है तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। और रिस्टोरिंग फोर्सेस की प्रेजेंस में यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि वापस ही इधर आने की टेंडेंसी है इसमें। अब एक बार देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज के केस में यहाँ पर क्या होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो सपोज अगर चार्ज मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया होता तो नेगेटिव पे भी फोर्सेस तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वही लगेंगे, लेकिन जो यहाँ पे आपका राइट वाला चार्ज है यहाँ पर, ये इस राइट वाले चार्ज की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इधर, जो लेफ्ट वाला चार्ज है उसके वजह से भी अट्रैक्शन लगेगा लेकिन वो इधर की तरफ लगेगा। मैंने लेफ्ट वाले का एरो थोड़ा छोटा दिखा दिया, राइट वाले का एरो थोड़ा बड़ा दिखा दिया, जिससे कि माइंड में पिक्चर बन जाए कि राइट से ज़्यादा फोर्स लग रहा है राइट की तरफ और इधर की तरफ थोड़ा कम फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो जो नेट फोर्स इस पर आएगा, इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो हमने अगर इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, इधर की तरफ लेकर के आए, तो ये वापस उधर की तरफ ही जाना चाहता है, यानी कि वापस लौटना नहीं चाहता है, ये इधर की तरफ ही और डिस्प्लेस होना चाहता है। तो ये वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आना चाहता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के केस में यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो मिल रहा है वो अनस्टेबल मिल रहा है, और पॉजिटिव के केस में जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर मिल रहा है वो है स्टेबल। तो पॉजिटिव के केस में इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टेबल है और नेगेटिव के केस में जो इक्विलिब्रियम हमें यहाँ मिल रहा है वो अनस्टेबल है। अब इसको ऐसे रट नहीं लेना है कि अच्छा पॉजिटिव के केस में ये होता है, नेगेटिव केस में ये होता है। अगर हम चार्जेस का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दें, सपोज़ यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव है, बीच में अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा होता है इसमें, तो इस नेगेटिव को अगर आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेकर के आते तो फिर ये रिपल्सिव फोर्स लगाता है इस पर इधर की तरफ ज़्यादा, और ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाता है इधर की तरफ कम, तो नेट फोर्स इस पर इधर की तरफ लगता। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हैं यहाँ पर अगर इस केस में, तो पॉजिटिव पे ये अट्रैक्शन लगाता ज़्यादा और ये अट्रैक्शन लगाता कम। तो इस केस में पॉजिटिव जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशंस थी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो हमेशा हमें थोड़ा सा एक बार सोच समझ करके इनका आंसर करना चाहिए। अब अगली बात यहाँ पर हो रही है कि टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑसिलेशन का, अगर ये एसएचएम परफॉर्म करता है तो टाइम पीरियड या ऑसिलेशन तभी होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, पार्टिकल वापस इधर की तरफ आना चाहता है। तो पार्टिकल जब इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पे अगेन नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन जब तक वो यहाँ पर आएगा तो नेट फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा था तो वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी, और वेलोसिटी की वजह से वो यहाँ पे आने के बाद भी रुकेगा नहीं, थोड़ा और आगे चला जाएगा। लेकिन जब वो इधर की तरफ जाएगा तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट उधर की तरफ लगने लगेगा और वो फोर्स वापस इसको इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर के आएगा। तो इस तरीके से जो ऑसिलेशंस हैं वो चलने लगेंगे। ऑसिलेशन एसएचएम तब होता है जब जो नेट फोर्स होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब डिस्प्लेस करते हैं, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो सपोज़ ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और सिंपली हमें बस इन दोनों फोर्सेस का नेट निकाल लेना है यहाँ पे। तो मैं नेट फोर्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ और डायरेक्शन के साथ ही कर रहा हूँ। एफ एल को सपोज़ मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, टुवर्ड्स राइट है, और यहाँ पर एफ आर को मैंने माइनस करके लिख दिया, एफ एल माइनस एफ आर। तो हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि एफ एल का आंसर, एफ एल माइनस एफ आर का जो आंसर है वो नेगेटिव अपने आप ही आ जाएगा। अगर मैंने एफ आर माइनस एफ एल लिखा होता तो फिर वो पॉजिटिव आता। तो एफ एल यहाँ पे कितना होगा, तो एफ एल जो है वो लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से फोर्स है। इस चार्ज और इस चार्ज में अब डिस्टेंस कितना है, तो आर और एक्स को ऐड कर लो तो आर प्लस एक्स हो जाएगा। तो फोर्स इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में अगला यहाँ पर आ जाएगा राइट वाले चार्ज की वजह से फोर्स। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर वो इधर की तरफ लग रहा है यहाँ पे, और कितना फोर्स लगेगा तो ये डिस्टेंस देख लीजिए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एक्स के बराबर। तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो 2r लिया गया था, और उसका पर्पस बस इतना ही था कि हमें r/2 में जाना ना पड़े। अगर हमने टोटल डिस्टेंस r लिया होता तो ये r/2 होता, फिर r/2 लिखना होता, तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे इसको सिंपली r लिखा है, यहाँ 2r लिया डिस्टेंस को।
सिंपली अब यहाँ पे थोड़े से अलजेब्रा सॉल्व कर लेंगे इसके, तो के क्यू क्यू कॉमन हो गया यहाँ पे, नीचे जो एलसीएम है इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायरिंग ओवरऑल स्क्वायरिंग आ जाएगी। फिर ऊपर यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर इसके बाद में यहाँ पर दोनों को अगर ओपन कर दिया जाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो यहाँ पर अब ये होगा माइनस 2rx, और यहाँ से भी माइनस 2rx ये आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा -4k⁴ r इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो फोर्स का हमारे पास में एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया है कि फोर्स कितना लगेगा अगर एक्स से शिफ्ट कर दिया जाए उस केस में। अब यहाँ पर अगर मैं इस एक्स पे अप्रोक्सीमेशन लगाऊँ, अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि इफ़ एक्स इज़ मच लेस देन आर, एक्स जो है आर के कंपैरिजन में बहुत कम है, अगर एक्स बहुत कम है अगर आर के कंपैरिजन में, तो फिर आप यहाँ पर ऐसा करो कि इस एक्स को और आर को, क्योंकि इनका आपस में माइनस प्लस कुछ चल रहा है यहाँ पर, तो इस एक्स को आप यहाँ से नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि आर स्क्वायर में से अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो दिस एक्स स्क्वायर इज़ नाउ नेगलेक्टेड, इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो नीचे आर के पावर 4 होगी। आर के पावर 4 यहाँ पर अगर आ जाता है तो ये हो गया 4k⁵ आर एक्स डिवाइड बाई आर के पावर 4। अब एक आर के पावर यहाँ से कैंसिल हो गए, तो ये आर के पावर 3 आ गया यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा -4k⁵ डिवाइडेड बाई आर के पावर 3 इंटू एक्स। और एक बार अगर अब यहाँ पर ये आ गया तो ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पर, और इसको अगर आप कंपेयर कर लो SHM के उस रिज़ल्ट के साथ में, f इज़ इक्वल टू -kx के साथ में, तो x के साथ जो भी आता है वो यहाँ पे k हो जाता है, k का मतलब SHM का कांस्टेंट, और टाइम पीरियड फिर इसका होता है 2π/m/k। तो बस हमें यहाँ से इसको k मानते हुए इसको यहाँ से उठा लेना है और टाइम पीरियड लिख देना है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर इसका हो जाएगा 2π/m डिवाइडेड बाई k। तो ये पूरा k एक तरीके से, दिस कंप्लीट इज k, मैं इसको k डैश लिख देता हूँ। तो 4k⁵ और r³ डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्मॉल ऑसिलेशन। तो जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी का ही एक एक्सटेंशन है यहाँ पर ये। तो अगेन ये दो फिक्स्ड चार्जेस और बीच में मिड पॉइंट पे ये जो चार्ज कैपिटल Q यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। इसको अब के बार मूव कराया जा रहा है अलोंग दी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस एक तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग इसको मूव कराया जा रहा है। मूव कराने के बाद में अगेन पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा होगा, इसका किस तरीके का इक्विलिब्रियम था यहाँ पर ये फॉर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। दोनों केसेस लेने हैं कि चार्ज Q को आप पॉजिटिव मान लो, चार्ज Q को आप नेगेटिव मान लो। तो अगर मैं पहला केस यहाँ पे लेता हूँ कि लेट्स से अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव था, सपोज अगर ये पॉजिटिव था तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज़ लाइक दिस, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज़ लाइक दिस, और यहाँ पर हमें ये दिख जाना चाहिए कि जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स अब इस डायरेक्शन में आएगा, और नेट फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पर इसमें, तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में आता है तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम से दूर लेके जा रहा है इसको, और इक्विलिब्रियम से दूर जाने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। नेगेटिव के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो नेगेटिव में आप सीधे सीधे आप देख सकते हो कि जो फोर्स है उनके एरोज़ जो है वो रिवर्स हो जाएंगे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो, और एरोज़ अगर रिवर्स हो जाएंगे तो फिर नेट फोर्स नीचे लगने लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लगने लगेगा, और फिर वो इसका मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए अलग से डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो सब ये प्लस Q था, यहाँ पर ये प्लस Q था, ये दोनों चार्जेस अपनी जगह पे फिक्स हैं, और इस नेगेटिव Q को यहाँ पर इधर मूव कराया गया, इट इज़ -Q। इसके वजह से लगने वाला फोर्स ये रहा, इसके वजह से लगने वाला फोर्स यहाँ पर ये रहा, और जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये F, ये भी F, ये डिस्टेंस Y, ये डिस्टेंस R। F इंडिविजुअली इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। एक बार हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन और ये सब से निपट गए हम, तो फिर ये माइनस का कोई मतलब नहीं। माइनस का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन इस तरीके से होंगे। तो बस अब हम F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके कंपोनेंट्स यहाँ पर ले लेंगे, और अगर नेट फोर्स Y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं उसके बाद में, तो फिर हम बोलेंगे कि SHM हो रहा है। तो फोर्स F का यहाँ पर k⁵ डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये हाइपोटेनस इसका, तो √r² प्लस
वाई स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस है और इसके स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो स्क्वायरिंग होने के बाद में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये अब नेट फोर्स तो नहीं है, नेट फोर्स तो कंपोनेंट लेने के बाद आएगा यहाँ पर। तो ये थीटा एंगल मान लीजिए, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे एफ नेट, ये 2f cos थीटा हो जाएगा। जैसे मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, हमें साफ साफ दिख रहा है कि डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे 2f cos थीटा। तो 2f की जगह पे के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा आप इस ट्राइंगल वगैरह से लिख सकते हो। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी इस ट्राइंगल के अंदर, तो दिस इज बेस वाई डिवाइड बाई दिस, तो वाई डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमारे पास में जनरल रिजल्ट है फोर्स के लिए ये तो आ गया। अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन अब यहाँ पे यूज़ किया जाए, तो अप्रोक्सीमेशन यूज़ हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि इफ़ वाई इज़ मच लेस देन आर। और ये ध्यान रखिए कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है, पहले इससे पिछले भी हमने क्वेश्चन किया, अभी ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, भले ही इक्विलिब्रियम स्टेबल हो अनस्टेबल हो, नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर ये फोर्स का एक्सप्रेशन तो वही आना है। ठीक है, 2f cos थीटा, इसमें 2f cos थीटा नीचे आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो 2f cos थीटा ऊपर की तरफ आ जाता। लेकिन जब हम एसएम वगैरह की बात कर रहे हैं तो हम तभी कर पाएंगे जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो यहाँ पर। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब वापस आना चाहता हो मीन पोजीशन की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तभी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। तो जो फर्दर में ये सब जो कर रहा हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड की कैलकुलेशन और ये सब, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स का ये जो एक्सप्रेशन है ये हर एक सिचुएशन में आएगा, चाहे वो स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, दोनों केसेस में वही डिस्टेंस है, वही फोर्सेज हैं, वही रिजल्टेंट आएगा, बस डायरेक्शन का ही फ़र्क होगा सिर्फ। तो ठीक है, वाई इज़ मच लेस देन आर फॉर दिस केस। तो वाई को आप यहाँ से हटा दो, तो वाई को हटाते आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हुआ तो आर क्यूब बन जाएगा यहाँ पर ये। तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कुछ ये हो जाएगा 2k डिवाइड बाई आर क्यूब वाई। और साफ साफ दिख रहा है कि वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर ये, तो इसका टाइम पीरियड भी हो जाएगा फिर। तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई, तो 2 पाई और ये बाकी सारा के हो जाएगा इसमें, तो 2 पाई अंडर रूट m/k, तो 2k बाई आर क्यूब। तो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस आ रहा है टाइम पीरियड में, जो हमने अलॉन्ग द लाइन वाला टाइम पीरियड निकाला था उसमें यहाँ 4 आ रहा था, और इसमें जो टाइम पीरियड हमने निकाला उसमें यहाँ पे 2 आ रहा है। तो एक तरीके से इनको जब डिवाइड किया जाएगा तो √2 का फ़र्क यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको टी परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग मूवमेंट। और इससे पहले वाला जो हमने कैलकुलेट किया था उसको आप टी पैरेलल का नाम दे सकते हैं। तो कैलकुलेशंस की जहाँ तक बात है तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशंस इसमें करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये दो चार्जेस हैं +4q एंड -q। अब की बार चार्जेस के साइन अपोजिट लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए तो उसमें चार्जेस के साइन एक ही थे। तो इसमें देखते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर मिलेगी। तो थर्ड चार्ज को ऐसी जगह रखना है जहाँ वो इक्विलिब्रियम में रहे। अगेन 3 रीजन्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो एक तो है आजू बाजू के रीजन्स और एक है बीच वाला रीजन। तो इससे पहले जब हमने दोनों चार्जेस एक ही जैसे साइन के लिए थे, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो हमें बीच में लोकेशन मिल गई थी। तो पहले हम बीच से शुरुआत कर लेते हैं। सपोज़ हमें अगर यहाँ कहीं पे देखना है कि चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज को ये जो चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर फोर्स लगाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो भले ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज बराबर क्यों ना हो जाए, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट नहीं हो पाएंगे। तो इस रीजन के अंदर दोनों ही क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं इसमें, तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा इस रीजन के अंदर। अब हम आजू बाजू के रीजन्स देखते हैं। तो आजू बाजू के रीजन्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लेट्स से प्लस चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और ये फोर्स ज़्यादा भी लगेगा क्योंकि नज़दीक है ये। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा दूर है यहाँ पर, तो उसके वजह से, लेकिन हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बराबरी यहाँ पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो F नेगेटिव F पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है यहाँ पर इसका, पॉजिटिव चार्ज ये दूर है लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हो सकता है कि दोनों में बराबरी हो जाए। अगर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होते तो फिर डेफिनेटली ये इससे का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा होता। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज कम डिस्टेंस पर है, सॉरी ये जो कम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है ये कम डिस्टेंस पर है इससे, और ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है इससे। तो ये थोड़ी फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन जब आप यहाँ पर कहीं पर रखोगे इसको, तो पॉजिटिव चार्ज ये जो रखा हुआ है पास में, एक तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका, दूसरा इससे डिस्टेंस भी कम हो गई, तो ये डेफिनेटली इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो प्लस का फोर्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा आएगा। नेगेटिव चार्ज
दूर भी हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज भी कम हो गया, तो इसके वजह से फोर्स कम आएगा यहाँ पर। फोर्सेस अपोजिट जरूर आएंगे लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब इस रीजन में अगर आप चार्ज को रखते हो तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। इस रीजन में डायरेक्शन दोनों के सेम हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड वाइज हो सकता है कि बराबर हो जाए, तो हमें जस्ट यहाँ पर एक चेक कर लेना होगा कि किस डिस्टेंस पे ऐसा हो रहा है। सपोज मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पे ऐसा होता है। चार्ज का साइन मैटर नहीं करता है, अगर मान लीजिए नेगेटिव रखेंगे तो ये दोनों एरो उल्टे हो जाएंगे, बस ये फ़र्क पड़ेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो ही मैटर नहीं करेगा, जस्ट लोकेशन यहाँ मैटर करेगी। तो मैं जस्ट कैपिटल क्यू मान लेता हूँ इक्वेशन में लिखने के लिए। तो इसके वजह से लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो K4Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर R प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके वजह से लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो KQQ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसमें से दोनों साइड से KQQ कैंसिल हो गया, और थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको तो R प्लस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, R प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पर ही। इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो R प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू R हो गया। तो एक फाइनाइट डिस्टेंस आ रही है, एक बिल्कुल वैलिड आंसर आ रहा है। तो यहाँ से R डिस्टेंस पे अगर किस चार्ज को रखा जाएगा तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं इस इक्वेशन को, तो समटाइम्स वो ऐसे भी एक सॉल्यूशन और बढ़ा लेते हैं R प्लस एक्स बाई एक्स, और बोलते हैं कि प्लस माइनस 2 होगा। तो मैंने तो +2 के साथ सॉल्व किया, वैसे इसको -2 के साथ सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। R प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू -2। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स इज इक्वल टू -2x। इस x को उधर पहुंचा दिया है तो -3x इज इक्वल टू R, और इससे x की वैल्यू आ गई -R/3। x माइनस माना ये इंडिकेट करता है कि हमने x को इस चार्ज से टूवर्ड्स राइट माना था, इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन x नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इधर की तरफ हो गया। तो इधर की तरफ ये जो R/3 डिस्टेंस है, क्या यहाँ पर भी हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या यहाँ पर रख सकते हैं? तो यहाँ पे जो ये R/3 आंसर आ रहा है, अगर हम इसको फिजिकली समझने की कोशिश करें कि आंसर आ ही क्यों रहा है, तो आप देखो आपने अल्टीमेटली क्या किया। यहाँ पर जो इक्वेशन आपने लिखी है उस इक्वेशन में आपने जस्ट चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर किया जस्ट, ठीक है। आपने जो फाइनल इक्वेशन लिखी है आपने डायग्राम सारे अच्छी तरीके से समझ लिए। डायग्राम को समझने के बाद में आपने ये क्लियर कर लिया कि बस इसी केस में फोर्स 0 हो सकता है, और आपने जस्ट मैग्नीट्यूड को बराबर करके इक्वेशन लिख ली। अगर आप R/3 पे यहाँ पर अगर कोई चार्ज रख दोगे तो इसके वजह से लगने वाला फोर्स R/3 डिस्टेंस, और इसे 2R/3 डिस्टेंस आएगा, इसके वजह से लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे। लेकिन फिजिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन दोनों का एक ही हो रहा है, तो डायरेक्शन सेम होने से नेट फोर्स जरूर नहीं हो पाएगा। तो ये मैथमेटिक्स अपना काम कर रही है, मैथमेटिक्स अपना आंसर दे रही है कि R/3 पे आप रख दो, लेकिन आप सॉल्व जिसके लिए कर रहे हो उसका आंसर दे रही है ये कि आप फोर्सेस के जस्ट मैग्नीट्यूड बराबर कर रहे हो। लेकिन हम फिजिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो अपोजिट भी हो रहे हैं फोर्सेस, तो बैलेंस करने की सिचुएशन में है। यहाँ पर अपोजिट नहीं हो रहे हैं तो बैलेंस करने की सिचुएशन में नहीं है। तो भले ही मैथमेटिक्स हमें ये आंसर दे रही है, लेकिन हम फिजिकली इस आंसर को यहाँ से डिस्कार्ड करेंगे तो ये आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। और ये आंसर हम एक्सपेक्ट भी कर सकते थे कि आना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 पॉजिटिव चार्जेस जब यहाँ रखे होते थे Q1 Q2, उसके लिए हमने देख लिया था कि यहाँ कौन से लोकेशन होते हैं जहाँ पे फोर्सेस बराबर आते हैं। तो उसमें R1/R2 रूट Q1/√Q2 इसके बराबर आते थे, और इसमें 2:1 आ रहा है 4 और 1 के केस में। तो 2:1 के केस में एक 2R/3 डिस्टेंस आएगा और एक R/3 डिस्टेंस आएगा। तो ये आंसर एक्सपेक्टेड भी है कि अगर हम बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस तरीके का आंसर आएगा हमारे पास में। अगर इसी तरह के क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरीके का अगर दिया जाए, अगर एक +Q चार्ज यहाँ पर और एक -Q है, दोनों फिक्स अगर है यहाँ पर इसमें, और इस केस में बोला जाए कि बताइए कि कौन सी लोकेशन होगी जहाँ पे थर्ड चार्ज को रखा जाए कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो ऑब्वियस है कि बीच में तो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में तो फोर्सेस एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया इसमें, जब मैं यहाँ पे रखता हूँ या यहाँ पे रखता हूँ तो फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट तो हो जाते हैं, लेकिन ये बैलेंस तभी कर पाएंगे, इनके मैग्नीट्यूड जब बराबर होंगे तभी बैलेंस कर पाएंगे। और मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि जो ये वाला चार्ज हो ये मैग्नीट्यूड वाइज कम हो, और जो दूर वाला चार्ज हो मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा हो। लेकिन अगर हमने दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर कर दिए, एक +Q और एक -Q कर दिया, तो आप यहाँ पर भी अगर रखते हो तो डायरेक्शन भले दोनों के फोर्सेस के अपोजिट आएंगे इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि -Q नज़दीक है ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और उतने ही मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज है ये कम फोर्स लगाएगा। तो जो नेट फोर्स है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा इसका अट्रैक्शन। अगर आप यहाँ कहीं पर रखते हो पॉजिटिव चार्ज को, हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो इस पर भी जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही लग जाएगा यहाँ पर। तो 2 चार्जेस अगर
इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं प्लस माइनस क्यू, तो फिर हमें इस लाइन पे कोई भी लोकेशन, या यहाँ तो लोकेशन वैसे भी नहीं मिले क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे तो फोर्सेस का डायरेक्शन ही कुछ ऐसा कुछ डायरेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनके लिए आपको कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिल पाएगी प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए।